बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। और जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज आपको बिस्कोहर की माटी जो हमारी क्लास 12th हिंदी की बुक अंतराल में से जिसका चैप्टर नंबर 3 है वो पढ़ाएंगे। और जो इसके जो राइटर हैं वो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ये आपने कई बार इनका नाम भी सुना होगा, तो इन्होंने ये लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे चलाते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कोया किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का फूल होता है, ठीक है। और यह जो होता है ये जल पुष्प होता है, यानी कि ये पानी में उगता है। सर्दियों में जहाँ भी गड्ढे में पानी होता है वहाँ ये उग जाता है, यानी जहाँ पर भी पानी भरा रहता है सर्दियों में गड्ढा बन जाता है और पानी उसमें चला जाता है तो ये फूल वहाँ पर उग जाता है। इसका रंग दूधिया होता है, यानी वाइट कलर का जो दूध का कलर होता है वैसा होता है। और इसकी जो फूल की खुशबू होती है वो होती है नशीली, ठीक है। आप लोगों को इनकी 5 विशेषता मैंने लिख रखी है, इन्हें याद कर लेना और एग्जाम में अगर पूछे तो लिख देना बेफिक्र होके। अब हम सेकंड जो टॉपिक है वो देखेंगे बच्चे का माँ से संबंध, यानी लेखक जो हमारे विश्वनाथ इनका माँ से संबंध। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध बहुत अद्भुत होता है, ठीक है। और बच्चे जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले माँ के दूध को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। जो न्यू बच्चा पैदा होता है उसके लिए सबसे पहले माँ का दूध अमृत के समान होता है। बच्चा माँ से दूध नहीं साथ साथ संस्कार भी ग्रहण करता है, यानी बच्चे का सिर्फ माँ से दूध लेना ही नहीं बल्कि वो संस्कार भी देती है माँ बच्चे को। बच्चा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये सुबकता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। यह बच्चे का माँ से संबंध बताया गया है कि देखो बच्चा सुबकता भी है, रोता भी और माँ को मारता भी है, पर माँ भी कभी कभी मार देती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। ये संबंध बताया गया है इसमें। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है, यानी जब लेखक की माँ उसे दूध पिला रही होती है लेखक को, जब वो चांदनी रात में खटिया पर लेटे चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है और दूध भी पीता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य होता है। अब हमारा है विश्वनाथ पर अत्याचार। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि छोटे भाई का जन्म हो गया, यानी वो अभी अपनी माँ का दूध ही पीता था कि उसका एक और छोटा भाई आ गया, उसका जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, यानी जब दूसरा बच्चा आ गया तो अब तो उसे ही दूध पीना होगा, तो इसलिए विश्वनाथ का दूध छूट जाता है। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कचहरी दाई ने पाला, यानी पड़ोस की एक दाई है कचहरी दाई ने उसे पाला था और वो खटिया पर ही उनके साथ सोता था दाई के पास। माँ का स्थान दाई ने ले लिया, भाई अब दाई पाल रही तो माँ का स्थान भी ऑब्वियसली उसने ही ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ, मतलब ये बोलते हैं कि यह मेरे पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ कि माँ का दूध भी छूट गया और दाई ने मुझे पाला, तो इन पे यही बताया गया विश्वनाथ के अत्याचार पर। अब आता है हमारा माँ की तुलना बत्तख से, यानी लेखक माँ की तुलना बत्तख से भी करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए। दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है, यानी दिलशाद गार्डन है एक और वहाँ पर लेखक जो है हमारे वो बत्तख को देखते हैं। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है, यानी जब बत्तख अंडे देती है तो वो पानी को छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा है, यानी कई सारे बच्चों को सेते देखा है। लेखक को बत्तख माँ तथा मानव शिशु माँ में कई समानताएं दिखी, यानी बत्तख की माँओं में और इंसान की माँओं में बहुत ज़्यादा समानताएं दिखती। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, अपनी अपनी सोच से सार्थकता से कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है, यानी जैसे बत्तख है वो अपने पंख फैलाकर दुनिया की नज़रों से अपने बच्चों को बचाए रखती है और अपने पंखों में छुपा लेती है, कोमलता से अपने पंखों में छुपा लेती है ताकि उन पे कोई मुसीबत ना आए। हमेशा निगाह को एक ही ताक पर रखती है, यानी अपने बच्चों को वो निगाह पर एक ही ताक पर रखती है। उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबतों को भाप कर उनकी रक्षा करती है, यानी दोनों में इसलिए समानता बताई गई। जैसे कि बत्तख की माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे ही मानव की माँ भी अपने बच्चे की रक्षा करती है।
अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गर्मियों में लू से बचने के उपाय। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी, यानी उनकी कोई लोक व्यवहार होगा जिसकी वजह से वो मानते होंगे कि प्याज बांधकर ये लू लगती नहीं है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता है, यानी लू से बचने का एक और उपाय है जो कि कच्चे आम का पन्ना बनाकर पी सकते हैं। और आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है, जिससे कि लू से बच सकते हैं। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता है, यानी इसका शरबत बना के देह में लेप भी सकते हैं और नहाया भी जाता तथा हम सर भी धो सकते हैं, जिससे कि हम लू से बच सकते हैं गर्मियों में। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, बिस्कोहर में बरसात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये ध्यान रखना, बिस्कोहर में बरसात, यानी लेखक का जो गांव है बिस्कोहर, उसमें जो जैसे बरसात होती थी वो इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे बरसात होती थी। बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। जब बादल आते हैं, जैसे दिन में बारिश आ रही है और दिन में बादल ऐसे लगते थे कि लगी रात हो गई है। बरसात कई दिन तक होती है, यानी गांव में इनके बरसात एक दो दिन नहीं होकर कई दिन होती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है, यानी जो घर कच्चे होते हैं उनकी दीवार गिर जाती है और वो घर धंस जाते हैं। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित होते हैं, यानी सब मज़े से झूम रहे होते हैं पशु पक्षी। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं, ये तो सबको ही पता होगा कि कई कीड़े बरसात में आते हैं। उमस के कारण, यानी जो बरसात की जो उमस होती है उसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। पहली बारिश में दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं, यानी इनका मानना है कि महीने या साल की जो पहली बारिश होती है उसमें नहाने से दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बिस्कोहर के सांप, यानी लेखक जो हैं बिस्नाथ, वो अपने गांव के सांपों का वर्णन करते हैं कि गांव में कैसे सांप हैं, यानी कि कौन कौन से जहरीले हैं, कौन कौन से किस जाति के हैं और कौन से विषहीन है, तो इसमें ये इसका ही वर्णन करते हैं। गांव में घास से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के तटों पर अनेक प्रकार के सांप मिलते हैं, यानी कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सांप होते हैं कई प्रकार के, जैसे गांव में घास हो गई, मैदान हो गए, तालाब के तट हो गए, तो ये वहाँ पर ही बोलते हैं कि इनमें जो डोडहा और मजगिदवा हैं वो विषहीन थे। डोडहा को वामन जाति का सांप माना जाता है, यानी एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि डोडहा को किस जाति का माना जाता है, तो वो है वामन जाति का सांप माना जाता है, इसलिए उसे मारा नहीं जाता। ये वामन जाति का है, इसलिए कोई इसे मारता नहीं है। धामिन वैसे तो विषहीन सांप है, किंतु उसकी पूंछ के डंक मात्र से अंग गल जाते हैं, यानी धामिन सांप की अगर पूंछ किसी पर लग जाए तो उतना हिस्सा हमारा गल जाता है। विषहीन सांप है ये, परंतु इसका डंक से हमारा अंग गल जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा सबसे खतरनाक सांप है गोहुअन, इसे फेटारा भी कहा जाता है। गोहुअन का दूसरा जो नाम है वो है फेटारा। यह विषैला सांप है, यानी इसमें जहर बहुत है। और घोर कड़ाइच, ये भी एक सांप है, इसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनाकर मारता है, यानी अगर घोड़ कराइच सांप किसी के काट ले तो वो घोड़े की तरह हिन हिनाकर दूसरों को मारता है। एक और सांप है जिसका नाम है भटिहा। भटिहा, इसके दो मुंह होते हैं, बस इसमें यही बताया गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फूल दवा के रूप में, यानी गांव में कई प्रकार के फूल और फल होते हैं जो हम उससे ठीक हो सकते हैं, वो दवा का रूप यानी दवा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। फर्स्ट पॉइंट में जो आता है, लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, यानी लेखक के अनुसार फूल केवल हमें खुशबू या कुछ ऐसी गंध नहीं देते, ये बल्कि दवा का भी प्रयोग करते में ठीक करते हैं। गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है, यानी गांव में कई प्रकार के ऐसे फूल होते हैं जिनसे कि हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं रोगों का। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं गांव में। और बेर के फूल सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है, ये तो यहाँ पर भी आपने शहर में भी सुना होगा कि अगर अगर ततैया काट ले तो बेर का जो फूल है उसे सूंघने पर डंक झड़ जाता है। आम के फूल की रोगी के उपचार में काम आता है। नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के समीप रखते हैं, यानी अगर कोई चेचक से ग्रस्त हो तो नीम के पत्ते उसके पास रख दो तो वो ठीक हो जाएगा।
अब है प्रकृति और नारी में, यानी लेखक ने प्रकृति और नारी में समानताएं क्यों बताई है। अब देखते हैं इसमें। लेखक अपने एक रिश्तेदार के घर पर एक रूपवती यानी एक सुंदर महिला को देखते हैं जो उनकी उम्र से काफ़ी बड़ी होती है और जिसकी सुंदरता लेखक के दिल में बस जाती है। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगती है, जैसे कि प्रकृति में हमारे फूल हो गए कई प्रकार के, तो चांदनी हो गई या सूरज हो गए, तो लेखक को उन सब में वो औरत ही दिखती है, उसकी तरह आकर्षक लगती है। हर जगह लेखक को वही औरत दिखने लगी, फूलों की खुशबू में उन्हें वही औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई है, यानी लेखक बोलता है कि ये हमारी जो प्रकृति है ये नारी के रूप में उभर कर आ गई है। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उसे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सके, यानी लेखक उस औरत को देखकर प्रकृति को भूल जाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता कैसी है। उस औरत के सामने प्रकृति की सुंदरताएं फीकी पड़ जाती है, परंतु लेखक जो हमारे हैं वो अपनी भावना का उस औरत के सामने इजहार नहीं करते। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, यानी वो जो औरत है लेखक से जो बड़ी थी वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहन कर रखती है। आँखों में उसके एक अजीब ही किस्म का दुख था, वह किसी का इंतज़ार करती हुई दिखती है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए तो जाहिर सी बात है वो विधवा होगी या उसका पति मर गया होगा, तो यही बताया गया। और वह किसी का इंतज़ार करती हुई दिखती है, उसे लग रहा होगा कि उसका पति अब भी जिंदा होगा, इसलिए वो इंतज़ार कर रही होगी। उसे नारी प्रकृति की तरह लगी, यानी वो जो औरत है वो उसे प्रकृति की तरह लगी। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।